आज फिर हाजिर हूं नए सफर के साथ। आज हम लोग वियतनाम की यात्रा करेंगे और जानेंगे कहां की संस्कृति के बारे में। इस देश का नाम है वियतनाम। कल्पना करो एक ऐसी जगह की जहां इतिहास पुराने मंदिरों से फुसफुसाता है और भविष्य हलचल भरे शहरों में गूंजता है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं यहाँ की खूबसूरती के बारे में। यह समझने के बारे में है कि दया और आशा सार्वभौमिक भाषाएं हैं। वियतनामी सूरज की गर्मी महसूस कर सको और उसकी प्रसिद्ध खाड़ियों में पानी के धीरे धीरे झपटने की आवाज सुन सको। हम भीड़ भरे बाजारों से गुजरेंगे जहां हर कोने में एक नया आश्चर्य, एक नया स्वाद, एक नई ध्वनि होती है। हम सीखेंगे कि नूडल्स का एक साधारण कटोरा एक परिवार के प्यार और परंपरा की कहानी बता सकता है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह यात्रा दुनिया को नई आंखों से देखने, छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजने और यह समझने का निमंत्रण है कि हर संस्कृति हर व्यक्ति की तरह एक अनूठी और खूबसूरत कहानी है बताने के लिए। तो आओ पूर्व एशिया के दिल में एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा को जीवन से मिली एक सीख समझो। कभी कभी सबसे बड़े क्लासरूम चार दीवारों के भीतर नहीं होते हैं, बल्कि एक नए शहर की घुमावदार गलियों में या विशाल खुले आसमान के नीचे पाए जाते हैं। वियतनाम ने मुझे सिखाया कि तूफानों के बाद भी जीवन फिर से खिलने का रास्ता खोज लेता है, पहले से कहीं अधिक जीवंत। इसने मुझे दिखाया कि लोग अपनी प्राचीन परंपराओं को कैसे बनाए रख सकते हैं, जबकि नई दुनिया को खुले हाथों से अपना सकते हैं। देखो, यात्रा सिर्फ पासपोर्ट में स्टैंप इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। यह उन पलों, यादों और ज्ञान को इकट्ठा करने के बारे में है जो हमारे घर लौटने के बाद भी हमारे साथ रहते हैं, जिससे हमारा अपना जीवन और अधिक समृद्ध और सार्थक बनता है। तो क्या तुम मेरे साथ इस जादुई भूमि को खोजने के लिए तैयार हो? हम जानेंगे कि एक साधारण शंखवाकार टोपी नॉन ला सिर्फ एक टोपी से कहीं ज्यादा है। यह खेतों के मेहनती लोगों का प्रतीक है। हम देखेंगे कि एक कप कॉफी एक व्यस्त दिन में शांत चिंतन का क्षण कैसे हो सकती है। यह कहानी मेरी तरफ से तुम्हें एक उपहार है, एक ऐसी दुनिया की खिड़की जो हमारी दुनिया से अलग है, फिर भी उन चीजों में बहुत समान है जो वास्तव में मायने रखती हैं। प्यार, परिवार और एक बेहतर कल की आशा। यह कहानी तुम्हें सपने देखने, खोजने और उस अच्छाई पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करे जो हमारे चारों ओर मौजूद है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में। हमारी यात्रा एक ऐसे शहर से शुरू होती है जो एक जीती जागती कविता जैसा लगता है। इसका नाम हनोई है, वियतनाम की राजधानी। जैसे ही मैंने इसकी सड़कों पर कदम रखा, मुझे एक खास तरह की ऊर्जा महसूस हुई। हवा में मोटर बाइक के शोर थे जो मछली के झुंड की तरह ट्रैफिक से होकर गुजर रही थीं। लोगों की खुशी भरी बातचीत थी और दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। यह एक खूबसूरत अराजकता थी, पुराने और नए का एक नृत्य। प्राचीन संकरे घर आधुनिक कैफे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। यही मैंने अपना पहला सबक सीखा। जीवन संतुलन के बारे में है। हनोई की तरह हमें भी अपने अतीत को संजोना सीखना चाहिए, जबकि भविष्य को बढ़ने और फलने फूलने के लिए जगह बनानी चाहिए। शहर एक बुद्धिमान पुराने ड्रैगन के एक कोमल आलिंगन जैसा लगा जो हमें अपने घर में स्वागत कर रहा था। मुझे शहर के ठीक बीच में एक खूबसूरत झील याद है जिसका नाम होन कीम झील है। वे कहते हैं कि एक विशाल सुनहरी कछुआ इसके पानी में रहता है जो एक जादुई तलवार की रखवाली करता है। कहानी सच हो या न हो, झील वास्तव में जादुई लगी। बूढ़े पुरुष और महिलाएं झील के किनारे ताई ची का अभ्यास कर रहे थे। उनके आंदोलन एक शांत प्रार्थना की तरह धीमे और सुंदर थे। युवा जोड़े हाथ में हाथ डाले चल रहे थे, प्राचीन पेड़ों की छाया में सपने बांट रहे थे। उस पल में मैंने देखा कि एक साधारण झील शहर का दिल हो सकती है, एक ऐसी जगह जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग शांति, संबंध और अपने व्यस्त जीवन में एक पल की शांति खोजने आते हैं। इसने मुझे याद दिलाया कि हम सभी को अपने भीतर एक शांत जगह की जरूरत है जहां हम पीछे हट सकें। वियतनाम के लोगों ने मुझे मुस्कुराहटों के साथ स्वागत किया जो वास्तविक और गर्म थी। भले ही हम एक ही भाषा नहीं बोलते थे, एक मुस्कान ही हमें एक दूसरे को समझने के लिए काफी थी। एक फल बेचने वाला स्ट्रीट वेंडर
मुझे स्वाद के लिए एक टुकड़ा देगा, सिर्फ बिक्री करने के लिए नहीं, बल्कि आतिथ्य के एक संकेत के रूप में। सड़क पर खेलता एक बच्चा शुद्ध अनियंत्रित खुशी के साथ हाथ हिलाएगा। इसने मुझे सिखाया कि दया एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझता है। इसे देने में कुछ भी खर्च नहीं होता है, लेकिन यह किसी के दिन को अनमोल महसूस करा सकता है। यह सरल मानवीय संबंध ही असली खजाना है जो यात्रा करते समय मिलता है, किसी दुकान में खरीदी जा सकने वाली किसी भी स्मृति चिन्ह से अधिक मूल्यवान। मेरे पहले कुछ दिन आशा का एक सबक थे। मैंने देखा कि एक देश जिसने इतना दर्द सहा था, वह जीवन और आशावाद से भरा कैसे हो सकता है। वियतनामी लोगों में एक ऐसी भावना है जो वास्तव में प्रेरणादायक है। वे कड़ी मेहनत करते हैं, वे अपने परिवारों से गहरा प्यार करते हैं और वे साहस के साथ भविष्य का सामना करते हैं। वे अतीत के दुखों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि इसके सबकों का उपयोग एक मजबूत कल बनाने के लिए करते हैं। यह वियतनाम ने मुझे दिया पहला महान उपहार था, यह समझ कि हमारा अतीत हमारे भविष्य को परिभाषित नहीं करता है। यह वह आशा है जो हम अपने दिलों में रखते हैं, जो आगे का रास्ता रोशन करती है, हमें दिखाती है कि नई शुरुआत हमेशा संभव है, चाहे हमने कुछ भी सहा हो। अब मेरे प्यारों, मैं तुम्हें खाने के बारे में बताता हूं। ओह, वियतनाम का खाना एक खूबसूरत गीत जैसा है। यह सिर्फ पेट भरने के बारे में नहीं है, यह अपनी सभी इंद्रियों के साथ एक संस्कृति का अनुभव करने के बारे में है। सबसे प्रसिद्ध व्यंजन फो है। यह नूडल सूप का एक बड़ा गर्म कटोरा है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। शोरबा को घंटों तक स्टार एनीज और दालचीनी जैसे मसालों के साथ उबाला जाता है, जिससे यह एक त्योहार जैसा महकता है। पुदीना और तुलसी जैसी ताजी जड़ी बूटियां अंत में डाली जाती हैं, जिससे यह ताजगी का एक धमाका बन जाता है। वो खाना एक वियतनामी दादी से गर्म गले मिलने जैसा है। यह सरल, आरामदायक है और इतने प्यार और देखभाल से बनाया गया है कि आप इसे हर चम्मच में महसूस कर सकते हैं। फिर बान मी सैंडविच है। कल्पना करो, एक कुरकुरा हल्का ब्रेड रोल जो कभी यहां रहे फ्रांसीसियों का एक उपहार है, लेकिन वियतनामियों ने इसे अपना बना लिया। वे इसे स्वादिष्ट ग्रिल्ड मीट, गाजर और डाइकॉन मूली जैसी अचार वाली सब्जियां, ताजी धनिया और थोड़ी सी मिर्च से भरते हैं। यह हर एक निवाले में स्वाद और बनावट का एक सही विस्फोट है। कुरकुरा, नरम, मीठा, खट्टा और मसालेदार एक साथ। मैंने इस साधारण सैंडविच से सीखा कि हम दूसरी संस्कृतियों से चीजें ले सकते हैं और अपना स्पर्श जोड़कर कुछ नया और अद्भुत बना सकते हैं। यह एक स्वादिष्ट उदाहरण है कि कैसे विभिन्न प्रभाव एक साथ आकर कुछ वास्तव में खास बना सकते हैं। हमने जिस भी क्षेत्र का दौरा किया, उसके अपने विशेष व्यंजन थे, जिनमें से प्रत्येक स्थानीय भूमि और उसके लोगों की कहानी बता रहा था। तटीय शहर हुई एन में मैंने काओ लाओ नूडल्स का स्वाद लिया, जिसके बारे में वे कहते हैं कि इसे केवल शहर के एक विशेष प्राचीन कुएं के पानी से ही बनाया जा सकता है। दक्षिण में खाना थोड़ा मीठा था, अक्सर नारियल के दूध का उपयोग किया जाता था। मैं फुटपाथ पर छोटी प्लास्टिक की स्टूलों पर बैठा स्थानीय लोगों के साथ खा रहा था, मुस्कुराहट और इशारों के माध्यम से कहानियां साझा कर रहा था। इसने मुझे सिखाया कि खाना लोगों से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप भोजन साझा करते हैं तो आप सिर्फ खाना साझा नहीं कर रहे होते हैं, आप अपने जीवन, अपने इतिहास और अपने दिल का एक टुकड़ा साझा कर रहे होते हैं। लेकिन हर वियतनामी व्यंजन का सबसे महत्वपूर्ण घटक मैंने महसूस किया संतुलन था। वे इसे 5 तत्व कहते हैं: खट्टे, कड़वे, मीठे, मसालेदार और नमकीन स्वादों का एक सामंजस्य। हर व्यंजन इस सही संतुलन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, जिसे वे शरीर और आत्मा के लिए अच्छा मानते हैं। यह दर्शन रसोई से परे उनके जीवन में भी फैला हुआ है। वे काम और आराम में, परिवार और समुदाय में अतीत का सम्मान करने और भविष्य को गले लगाने में संतुलन चाहते हैं। वियतनाम का खाना सिर्फ पोषण नहीं है, यह एक स्वादिष्ट सबक है कि एक ऐसा जीवन कैसे जिया जाए जो भरा पूरा, सामंजस्यपूर्ण और वास्तव में संतोषजनक हो। वियतनाम में संस्कृति सिर्फ म्यूजियम या किताब में देखने वाली चीज नहीं है, यह जीवित है। यह सड़कों पर, घरों में और लोगों के दिलों में सांस लेती है।
यह उस तरह से है जैसे एक बेटी अपनी माँ से सम्मान पूर्वक बात करती है, या कैसे एक परिवार अपने पूर्वजों का सम्मान करने के लिए इकट्ठा होता है। मैंने हर जगह परंपरा से यह गहरा जुड़ाव देखा। चंद्रमास के पहले और 15वें दिन परिवार अपने घरों और दुकानों में छोटी वेदियों पर धूप जलाते और फल और फूल चढ़ाते थे। यह उनके लिए कोई काम नहीं था, यह अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक तरीका था, उन लोगों को याद करने का जो उनसे पहले आए थे और उनका आशीर्वाद मांगने का। मैंने सीखा कि वियतनामी समाज में परिवार सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह वह नींव है जिस पर बाकी सब कुछ बना है। बच्चों को बहुत कम उम्र से ही अपने बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाता है। आप अक्सर 3 पीढ़ियों को एक ही छत के नीचे एक साथ रहते हुए अपना जीवन, अपना भोजन और अपनी कहानियां साझा करते हुए देखेंगे। दादा दादी बच्चों के पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कहानियां, परंपराएं और मूल्य प्रदान करते हैं। यह एक मजबूत बंधन बनाता है जो परिवार को एक साथ रखता है, जैसे बरगद के पेड़ की मजबूत जड़ें। इसने मुझे अपने घर के मूल्यों की याद दिलाई और यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम अपने बड़ों और उनके पास मौजूद ज्ञान को संजोएं। वियतनामी संस्कृति के सबसे खूबसूरत प्रतीकों में से एक आओ दाई है। यह पतलून के ऊपर पहना जाने वाला एक पारंपरिक लंबा ट्यूनिक है और यह सुंदरता और शालीनता की तस्वीर है। मैंने स्कूल की लड़कियों को अपनी साइकिल पर कुरकुरी सफेद आओ दाई पहने हुए देखा। उनके कपड़े हवा में रेशम के रिबन की तरह बह रहे थे। मैंने महिलाओं को शादियों और त्योहारों के लिए खूबसूरती से कढ़ाई की हुई आओ दाई पहने हुए देखा। यह पोशाक सरल है, फिर भी यह पहनने वाले को इतना गरिमामय बनाती है। यह वियतनामी पहचान का प्रतीक है, उनकी आत्मा का एक टुकड़ा जिसे वे गर्व से पहनते हैं। आओ दाई ने मुझे सिखाया कि सच्ची सुंदरता सादगी और शालीनता में निहित है, और यह कि परंपरा कालातीत और सुरुचिपूर्ण दोनों हो सकती है। वियतनामी लोगों का प्रकृति और भूमि के प्रति गहरा सम्मान है। वे सदियों से नदियों और धान के खेतों की लय से जीते रहे हैं। उनका जीवन रोपण और कटाई के मौसमों से जुड़ा हुआ है। यह सम्मान उनकी कला, उनकी कविता और उनके दैनिक अनुष्ठानों में परिलक्षित होता है। वे बहती नदी में दिव्य को देखते हैं और चावल के एक दाने में जीवन का वादा देखते हैं। पृथ्वी से यह गहरा जुड़ाव हम सभी के लिए एक शक्तिशाली सबक है। यह हमें सिखाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि इसका एक हिस्सा है। हमें अपने पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहना सीखना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए और उन उपहारों के लिए आभारी होना चाहिए जो यह हमें हर दिन प्रदान करता है। वियतनाम में पानी सिर्फ पानी नहीं है, यह जीवन, कहानियों और लुभावनी सुंदरता का एक स्रोत है। मैं तुम्हें हनोई में शांत होनकीम झील के बारे में पहले ही बता चुका हूं, लेकिन मेरी यात्रा मुझे एक ऐसी जगह ले गई जो एक सपने जैसी दिखती थी। इसे हा लॉन्ग बे कहा जाता है। कल्पना करो, हजारों ऊंचे चूना पत्थर के पहाड़ हरे भरे जंगल से ढके हुए शांत पन्ना हरे समुद्र से सीधे ऊपर उठ रहे हैं। कहा जाता है कि एक महान ड्रैगन स्वर्ग से वियतनाम की रक्षा के लिए उतरा, और जैसे ही वह उतरा, उसकी विशाल पूंछ ने घाटियों और पहाड़ों को खोद दिया जो बाद में पानी से भर गए। हम एक पारंपरिक लकड़ी की नाव, एक झंक पर द्वीपों के इस भूल भुलैया से होकर गुजरे, और शांति केवल पानी में डुबकी लगाते हुए चप्पू की आवाज से टूटती थी। अनुभव वास्तव में विनम्र था। इन प्राचीन ऊंचे कार्स्टों से घिरा हुआ मैंने खुद को बहुत छोटा महसूस किया, प्रकृति के भव्य डिजाइन में एक छोटे से कण की तरह। हमने पहाड़ों के अंदर छिपी गुफाओं का दौरा किया जो चमकते हुए चट्टान फॉर्मेशन से भरी थीं, जो ड्रैगन और परियों की तरह समय में जमे हुए दिखते थे। स्थानीय लोग खाड़ी पर ही तैरते हुए गांवों में रहते हैं। उनके घर राफ्टों पर बने हैं। उनका पूरा जीवन पानी पर व्यतीत होता है। बच्चे स्कूल तक छोटी नावों से जाते थे और विक्रेता घर घर जाकर सब्जियां और मछली बेचते थे। इसने मुझे इंसानों की अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता दिखाई और कैसे लोग सबसे असामान्य वातावरण में भी एक समुदाय और एक जीवन बना सकते हैं। समुद्र से दूर सापा नामक एक शहर के पास उत्तरी पहाड़ों में बसा हुआ मैंने एक अलग तरह का पानी का जादू खोजा। सिल्वर वाटरफॉल या थाक बाक। पानी एक बड़ी ऊंचाई से नीचे गिरता है
हरे पहाड़ों के खिलाफ एक लंबी चमकती हुई चांदी की रिबन जैसा दिखता है। गिरते हुए पानी की आवाज शक्तिशाली और लगातार थी, एक दहाड़ जो हवा को भर देती थी और सभी चिंताओं को धो देती थी। वहां खड़े होकर अपने चेहरे पर ठंडी फुहार महसूस करते हुए मुझे प्रकृति की अपार शक्ति की याद आई। यह झील की तरह कोमल और शांत हो सकती है, लेकिन यह झरने की तरह मजबूत और अजेय भी हो सकती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो सम्मान और विस्मय पैदा करती है। वियतनाम की झीलों और झरनों के साथ इन मुलाकातों ने मुझे प्रवाह और स्थिरता के बारे में सिखाया। जीवन पानी की तरह अपनी धाराएं हैं। कभी कभी हमें शांत और चिंतनशील होना पड़ता है, जैसे होन कीम झील की सतह, अपने भीतर स्पष्टता और शांति खोजने के लिए। अन्य समय में हमें शक्तिशाली और दृढ़ होना पड़ता है, जैसे सिल्वर वाटरफॉल, अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए। और कभी कभी हा लॉन्ग बे में नावों की तरह हमें बस यात्रा को आत्मसमर्पण करना पड़ता है, यह विश्वास करते हुए कि धाराएं हमें अपने जीवन के सुंदर और रहस्यमय परिदृश्यों के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगी। पानी एक महान शिक्षक है, अगर हम इसकी फुसफुसाहट सुनने के लिए समय निकालते हैं। किसी जगह को सचमुच समझने के लिए तुम्हें उसके अतीत की कहानियां सुननी होंगी। वियतनाम में ये कहानियां उसके संग्रहालयों में सावधानी से संरक्षित हैं और उसके मंदिरों में प्यार से सम्मानित हैं। हनोई में मैंने साहित्य मंदिर का दौरा किया। यह देवताओं के लिए मंदिर नहीं था, बल्कि सीखने और ज्ञान को समर्पित एक मंदिर था। यह वियतनाम का पहला विश्वविद्यालय था, जो लगभग 1000 साल पहले बना था। मैं शांत आंगनों से होकर गुजरा, प्राचीन द्वारों के नीचे और विशाल पत्थर के कछुओं की पीठ पर उकेरे गए प्रतिभाशाली विद्वानों के नाम देखे। कछुए दीर्घायु और ज्ञान का प्रतीक हैं। यह एक ऐसी जगह थी जिसने मन की शक्ति का जश्न मनाया, और इसने मुझे शिक्षा के प्रति उनके प्रेम के लिए गहरा सम्मान दिया। एक और शक्तिशाली अनुभव हो चिमिन्ह शहर में युद्ध अवशेष संग्रहालय का दौरा करना था। मेरे प्यारों, यह एक मुश्किल दौरा था। इसने उन लंबे और दर्दनाक युद्धों की कहानी बताई जो वियतनाम ने सहे थे। तस्वीरें और प्रदर्शन दिल दहला देने वाले थे, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण दौरा था। इसने नफरत या बदले की बात नहीं की, इसके बजाय इसने शांति की बात की। यह युद्ध की भयानक कीमत और शांति की अनमोलता की एक गंभीर याद दिलाता था। संग्रहालय से निकलते हुए मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि करुणा की गहरी भावना और एक मजबूत आशा थी कि मानवता अपनी पिछली गलतियों से सीखेगी। इसने मुझे सिखाया कि एक अधिक शांतिपूर्ण भविष्य बनाने के लिए हमारे इतिहास के कठिन हिस्सों को याद रखना आवश्यक है। वियतनाम के मंदिर शांत सुंदरता और शांत चिंतन के स्थान हैं। मुझे ग्रामीण इलाकों में एक छोटे शांतिपूर्ण पगोड़ा का दौरा याद है। यह गहरे लकड़ी का बना था, जिसमें एक सुंदर घुमावदार छत थी। अंदर की हवा चंदन की अगरबत्ती और पुरानी लकड़ी जैसी महक रही थी। एक शांतिपूर्ण चेहरे वाले एक बुजुर्ग भिक्षु ने मुझे देखकर मुस्कुराया और मुझे एक कप चाय दी। हम थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठे रहे, बस बाहर पक्षियों की चहचहाहट सुनते रहे। उस साधारण पल में मैंने शांति की एक भावना महसूस की जो मैंने बहुत समय से महसूस नहीं की थी। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, वे आत्मा के लिए अभयारण्य हैं जो बाहरी दुनिया के शोर और जल्दबाजी से मुक्ति प्रदान करते हैं। महान साहित्य मंदिर से लेकर विनम्र गांव के पगोड़ा तक ये स्थान वियतनाम की आत्मा के रखवाले हैं। वे लचीलेपन, विश्वास और ज्ञान और शांति की एक स्थायी खोज की कहानी बताते हैं। वे दिखाते हैं कि वियतनामी लोगों ने सदियों के बदलाव और उथल-पुथल के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत को कैसे बनाए रखा है। उनका दौरा करना एक बहुत पुरानी और बुद्धिमान किताब के पन्ने पलटने जैसा था। इसने मुझे अपने जीवन में सीखने और चिंतन के लिए स्थान बनाने के महत्व को सिखाया। ऐसी जगहें जहां हम अपने इतिहास से जुड़ सकें और वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक आंतरिक शांति पा सकें। वियतनाम की आत्मा अपने रंगीन नृत्यों और जॉयफुल त्योहारों में सचमुच जीवंत हो उठती है। ये सिर्फ दर्शकों के लिए प्रदर्शन नहीं है, ये जीवन, समुदाय और परंपरा के उत्सव हैं। मैंने जो सबसे आकर्षक चीज देखी वह वाटर पपेट शो था।
कल्पना करो एक मंच जो वास्तव में पानी का एक पूल है। कठपुतली कलाकार एक स्क्रीन के पीछे छिपे खड़े होते हैं, पानी के नीचे लंबी बांस की छड़ों का उपयोग करके खूबसूरती से नक्काशीदार लकड़ी की कठपुतलियों को नियंत्रित करते हैं। कठपुतलियां किसान, मछुआरे और ड्रैगन और फीनिक्स जैसे पौराणिक जीव जादुई रूप से पानी की सतह पर नाचते और फिसलते हुए दिखते हैं। वे गांव के जीवन की कहानियां, चावल बोने की कहानियां और प्राचीन किंवदंतियां सुनाते हैं। सभी पारंपरिक संगीत की धुन पर सेट होते हैं। यह अनूठी कला का रूप सदियों पहले रेड रिवर डेल्टा के धान के खेतों में पैदा हुआ था। जब खेत बाढ़ से भर जाते थे तो ग्रामीण कमर तक पानी में खड़े होकर कठपुतलियों से एक दूसरे का मनोरंजन करते थे। यह मानवीय रचनात्मकता का एक अद्भुत उदाहरण है। एक चुनौती, बाढ़ वाले खेत को कला और कहानी कहने के एक सुंदर रूप में बदलने का। शो इतना आकर्षक और हास्य से भरा था। इसने मुझे मुस्कुराया और लोगों के अपनी संस्कृति को व्यक्त करने और अपनी कहानियों को साझा करने के सरल, जॉयफुल तरीकों की सराहना की। यह एक अनुस्मारक था कि कला सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाई जा सकती है और रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। वियतनाम का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार टेट चंद्र नव वर्ष है। यह परिवार के लिए, दावत के लिए और नई शुरुआत के लिए एक समय है। टेट से हफ्तों पहले देश उत्साह से गूंज उठता है। बाजार आड़ू के फूलों और कुमकुम के पेड़ों से भरे होते हैं, जिन्हें लोग अपने घरों को सौभाग्य के लिए सजाने के लिए खरीदते हैं। परिवार बानचुंग जैसे विशेष अवकाश के खाद्य पदार्थ बनाने में दिन बिताते हैं। एक चिपचिपी चावल की केक जो सेम और सुअर के मांस से भरी होती है, केले के पत्तों में लपेटी जाती है। यह घर साफ करने, नए कपड़े खरीदने और सभी कर्ज चुकाने का समय है। यह सब नए साल की शुरुआत एक साफ स्लेट और एक आशावादी दिल के साथ करने के लिए। टेट के दौरान सड़कों पर ढोल और झांझ की आवाज से भर जाती है, क्योंकि शेर और ड्रैगन नर्तक प्रदर्शन करते हैं। माना जाता है कि ये नृत्य बुरी आत्माओं को दूर भगाते हैं और आने वाले वर्ष के लिए सौभाग्य लाते हैं। नर्तक जीवंत और विस्तृत वेशभूषा में छिपे हुए अविश्वसनीय ऊर्जा और कौशल के साथ चलते हैं। उनका प्रदर्शन रंग और ध्वनि का एक बवंडर होता है। इन समारोहों को देखते हुए मैंने समुदाय और साझा खुशी की शक्तिशाली भावना महसूस की। टेट सिर्फ एक छुट्टी से कहीं ज्यादा है। यह वियतनाम की सांस्कृतिक धड़कन है। यह नवीनीकरण, पारिवारिक बंधनों और सभी के लिए एक समृद्ध और खुशहाल भविष्य की स्थायी आशा का एक सुंदर उत्सव है। हर यात्रा मेरे बच्चों सीखों के साथ आती है, जो तुम्हें छोटे लेकिन महत्वपूर्ण तरीकों से बदल देती है। वियतनाम की मेरी यात्रा एक नई सूर्योदय देखने जैसी थी। इसने मुझे गर्मी से भर दिया और मुझे दुनिया को एक नई रोशनी में दिखाया। मैंने जो सबसे शक्तिशाली सबक सीखा वह लचीलेपन के बारे में था। मैंने एक देश और एक ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने अविश्वसनीय ताकत और गरिमा के साथ भारी चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने अपने कठिन अतीत को उन्हें परिभाषित नहीं करने दिया। इसके बजाय उन्होंने इसे आशा और प्रगति से भरे भविष्य के निर्माण के लिए एक नींव के रूप में इस्तेमाल किया। इसने मुझे सिखाया कि मानवीय भावना किसी भी कठिनाई से अधिक मजबूत होती है जिसका उसे सामना करना पड़ सकता है। यह झुक सकती है लेकिन टूटती नहीं है। मैंने खुशी का सही अर्थ भी सीखा। हलचल भरे शहरों और शांत गांवों में मैंने देखा कि खुशी बहुत सारी संपत्ति रखने में नहीं मिलती है। यह सरल चीजों में मिलती है। परिवार के साथ साझा भोजन, झील के किनारे एक शांत पल, एक अजनबी की गर्म मुस्कान या बच्चों के खेलने की हंसी। वियतनामी लोगों ने मुझे दैनिक जीवन की छोटी खुशियों की सराहना करना सिखाया। उन्होंने मुझे दिखाया कि एक समृद्ध जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि तुम जो कुछ भी है उसकी कितनी सराहना करते हो। यह एक सरल सत्य है, लेकिन हम अपने व्यस्त आधुनिक जीवन में इसे अक्सर भूल जाते हैं। इस यात्रा ने मुझ में सोचने का एक नया तरीका जगाया। मैंने हर जगह संबंध देखना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि भोजन इतिहास से कैसे जुड़ा था।
संस्कृति भूमि से कैसे जुड़ी थी और लोग अपनी परंपराओं से कैसे जुड़े थे। सब कुछ एक बड़े खूबसूरत टेपेस्ट्री का हिस्सा था। इसने मुझे एहसास कराया कि हमारे अपने जीवन में भी सब कुछ जुड़ा हुआ है। हमारे कार्य चाहे कितने भी छोटे हों, दूसरों पर और हमारे आसपास की दुनिया पर प्रभाव डालते हैं। यह समझ हमें अधिक सचेत रूप से और अपने समुदाय और अपने ग्रह के प्रति अधिक जिम्मेदारी की भावना के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। आखिरकार वियतनाम ने मुझे आशावाद की एक जबरदस्त भावना से भर दिया। एक ऐसी दुनिया में जो कभी कभी विभाजित और परेशान महसूस कर सकती है, यह यात्रा लोगों में अच्छाई की एक शक्तिशाली याद दिलाती थी। इसने मुझे एक ऐसा समाज दिखाया जो समुदाय को महत्व देता है, अपने बड़ों का सम्मान करता है और एक उज्जवल और आशावादी भावना के साथ भविष्य की ओर देखता है। इसने मेरे विश्वास को मजबूत किया कि हमारी विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के बावजूद हम सभी एक ही मानव परिवार का हिस्सा हैं। हम सभी शांति, प्रेम और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जीवन की समान मूलभूत आशाएं साझा करते हैं। यह सबसे अनमोल स्मृति चिन्ह था जिसे मैं अपने साथ वापस लाया, हमारे साझा भविष्य के लिए आशा से भरा दिल। जैसे ही मेरी यात्रा समाप्त हुई, मैं यादों से भरे दिल के साथ हवाई अड्डे पर खड़ा था। मैं ड्रैगन की भूमि छोड़ रहा था, लेकिन मैं जानता था कि उसका एक हिस्सा हमेशा मेरे साथ रहेगा। फो का स्वाद, हालोंग बे का नजारा, वाटर पपेट्स की आवाज और लोगों की मुस्कुराहट की गर्माहट अब मेरे दिमाग में एच्ड हो गई थी। एक यात्रा सिर्फ उन जगहों के बारे में नहीं है जहां तुम जाते हो, यह उस व्यक्ति के बारे में है जो तुम रास्ते में बनते हो। वियतनाम एक दयालु और धैर्यवान शिक्षक रहा था और मैं एक छात्र के रूप में जीवन के सबकों से भरी एक नोटबुक के साथ जा रहा था, उन्हें दूसरों के साथ साझा करने के लिए तैयार। जैसे ही हवाई जहाज ने उड़ान भरी, मैंने एक मौन वादा किया। मैंने वियतनामी लोगों के लचीलेपन को याद रखने का वादा किया जब भी मुझे किसी चुनौती का सामना करना पड़े। मैंने अपने जीवन में संतुलन खोजने का वादा किया, ठीक वैसे ही जैसे उनके स्वादिष्ट भोजन में। मैंने अपने परिवार और अपनी परंपराओं को संजोने का वादा किया और हर दिन के सरल पलों में खुशी खोजने का। एक अच्छा यात्री सिर्फ एक जगह से यादें नहीं लेता, वे अपने दिल का एक छोटा सा टुकड़ा भी पीछे छोड़ देते हैं और उस जगह की भावना को अपने साथ ले जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को तुम्हारे साथ साझा करके मैं उस वादे को पूरा कर रहा हूं और उस रोशनी को फैला रहा हूं जो वियतनाम ने मुझे दी थी। तो मेरे प्यारों, इस कहानी से अंतिम सबक क्या है? यह है कि दुनिया एक बहुत बड़ी और अद्भुत किताब है और एक ही जगह पर रहना सिर्फ एक पृष्ठ पढ़ने जैसा है। मैं तुम्हें जिज्ञासु होने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। बहादुर बनो, नए अनुभवों के लिए अपने दिल और दिमाग को खोलो। ऐसा करने के लिए तुम्हें दूर देशों की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम हर दिन मिलने वाले लोगों में, पढ़ने वाली किताबों में और सुनने वाली कहानियों में नई दुनिया पा सकते हो। हर व्यक्ति के भीतर एक वियतनाम होता है, लचीलेपन, आशा और सुंदरता की एक कहानी खोजे जाने की प्रतीक्षा में। मेरी यात्रा की यह कहानी तुम्हारे लिए अपनी खुद की शुरुआत करने का निमंत्रण हो। खोजो, सीखो और बढ़ो। दुनिया को सिर्फ अपनी आंखों से ही नहीं, बल्कि अपने दिल से भी देखो। रोजमर्रा के जीवन में छिपे सबकों को खोजो और हमेशा उस सरल, शक्तिशाली सत्य को याद रखो जो मैंने वियतनाम के हरे खेतों और हलचल भरे शहरों में सीखा था, कि हर तूफान के बाद एक नया सूरज उगता है और आशा सभी भाषाओं में सबसे खूबसूरत भाषा है। अब जाओ और अपनी खुद की अद्भुत कहानियां लिखो। दुनिया उन्हें पढ़ने का इंतजार कर रही है।